दोस्तों, आजकल हमारे देश में एक अजब सी बहस छिड़ी हुई है डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप को लेकर। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि डिक्टेटरशिप आखिर होती क्या है। क्या सच में हमारा देश तानाशाही की ओर गिरता जा रहा है? और ध्रुव राठी ने जो भारी भरकम फैक्ट के साथ जो वीडियो बनाई है उसमें कितना सच कितना झूठ है। क्या हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है? ये एक बड़ा सीरियस सवाल है। इस शब्द ही है तो नॉर्थ कोरिया देश का जो ऑफिशियल नाम है डेमोक्रेसी शब्द तो उसमें भी आता है। तो बात यहाँ किसी एक इंसिडेंट की नहीं है, बल्कि ढेर सारे ऐसे इंसिडेंट्स की है जो एक के बाद एक होए जा रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, पिछले कुछ सालों से। वो सारे इंसिडेंट्स जो सिर्फ एक चीज की ओर इशारा करते हैं कि हमारा देश वन नेशन वन पार्टी की ओर आगे बढ़ रहा है। कितना झूठ है, आइए कुछ पॉइंट से समझते हैं। पॉइंट 1, डिक्टेटरशिप होती क्या है? क्या सच में हमारा देश उस ओर गिरता जा रहा है? पहली बात जो डिक्टेटरशिप में होनी चाहिए, वन पार्टी वन रूल। वहाँ पे कोई अपोजिशन पार्टी होती नहीं, या होती भी है तो बैन होती है। और हमारे देश में अपोजिशन पार्टियां हैं और वो चुनाव भी लड़ती है और कुछ राज्यों में वो सत्ता में भी है। कुछ नेताओं की गिरफ्तारी को प्रदेश में डेमोक्रेसी के लिए खतरा नहीं माना जा सकता। घोटाले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। A sitting chief minister has been arrested. कुछ लोग हैं जो अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट पर हो हल्ला मचा रहे हैं और कहते हैं कि इतिहास में पहली बार किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल में डाल दिया गया है। तो उन पे मुझे हंसी आती है। अरे भाई, देश संविधान से चलता है। कोई भी हो, पीएम हो, सीएम हो या प्रेसिडेंट हो, सबके लिए कानून समान है और सब कानून के समक्ष समान हैं। और केजरीवाल को पहला समन 2 नवंबर 2023 को मिला था और उन्होंने 9 समन्स को डिनाई कर दिया। और आज भी अरविंद केजरीवाल 7वें समन के बाद ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। इसके पहले 6 समन भेजे गए थे, उसमें भी अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए थे। अगर हमारी सरकार नॉर्थ कोरिया की तरह होती और हमारी ईडी सरकार के कंट्रोल में होती तो उन्हें समन भेज कर टाइम पास नहीं करती, उठाकर सीधे जेल में डाल देती। नॉर्थ कोरिया में लोगों को समन नहीं भेजा जाता, उठाकर सीधे जेल में डाल दिया जाता है। और रहा बात उनके सिटिंग सीएम होने का, तो वो अद्भुत नेता है और उनकी राजनीति भी अद्भुत है। उनको अपनी सत्ता से अद्भुत प्यार है। लालू यादव हो या हेमंत सोरेन हो या उनके पार्टी के ही नेता मनीष सिसोदिया, सभी ने नैतिकता के आधार पर जेल जाने से पहले इस्तीफा दे दिया। पर उन्हें सत्ता से अद्भुत प्यार है और जेल से ही सरकार चलाएंगे पर इस्तीफा नहीं देंगे। और अपने राठी भाई भी अद्भुत व्यक्ति हैं। पहले तो वे लोकतंत्र और डेमोक्रेसी की बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं इसको लेकर, पर जब अपनी विचारों को लोगों पे थोपना चाहते हैं, भाई तुम कुछ सोचो ही नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ वही भ्रम सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी सवाल करते हैं कि नहीं यार, हम तो इस पर विश्वास नहीं करेंगे, हम तो कुछ अपना ही देखेंगे। आप पर विश्वास क्यों करे आदमी? मेरे ऊपर विश्वास करो, बस जो फैक्ट्स मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ उन्हें ज़रा उन पर गौर करो। खुद से फैक्ट चेक करके देखो कितना सच बोल रहा हूँ, मेरी बात में कितना सच है। तो सबसे ज़्यादा हमें डेवलपमेंट देखने को मिली है देश में। जो सबसे प्रोग्रेसिव कानून देश में आए हैं वो कोalition गवर्नमेंट के ईयर्स में ही आए हैं, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो या फिर यूपीए गवर्नमेंट की सरकार हो। भाई, यूपीए सरकार में जो करप्शन हुआ उसकी बात कौन करेगा? 2G घोटाला, कोयला घोटाला और कितनी सारी घोटालाएं हैं। और क्या ये लोकतंत्र था कि एक प्राइम मिनिस्टर को होते हुए एक पार्टी के अध्यक्ष मैडम सुपर प्राइम मिनिस्टर बैकडोर से सरकार चलाए? और इस पर आप तो कुछ कहेंगे नहीं। ध्रुव राठी भाई हमेशा एक पक्ष ही दिखाते हैं जो उनको सूट करता है, उनकी विचारधारा को सूट करता है। वो हमेशा बातों को मैनिपुलेट करते हैं। अगर कोर्ट में उनकी बात चले तो कोर्ट सही है, जज सही है, जज महान है। अगर और कोर्ट में उनकी बात ना चले तो कोर्ट बिके हुए हैं, जज बिकी हुई हैं। और कुछ नेता तो इतने आगे जा चुके हैं कि वो कहते हैं कि मुझे 400 सीट दो, हम संविधान बदल देंगे। भाई, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि इतने हसीन सपने नहीं देखने चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है भाई। ಈ ಬಾರಿ 400 ಪಾಲು, ಈ ಬಾರಿ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೀಟನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ 400 ಯಾಕೆ? ನಮಗೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ ಇದೆ, 2/3 ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇದೆ। सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में ही केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का सिद्धांत दिया। अगर कोई भी पार्टी कितनी भी बहुमत में आ जाए वो संविधान में संशोधन कर सकती है, उसमें बदलाव नहीं कर सकती, उसके बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती। जैसे उसमें से लोकतंत्र खत्म कर देना, लोगों के मूल अधिकार को छीन लेना या कम कर देना, ये सारे अधिकार संसद को नहीं है। वो इतना संशोधन नहीं कर सकती है या इतना बदल नहीं सकती है, वो कितना भी मेजॉरिटी में आ जाए। हाँ, थोड़ी सी ब्रूटल मेजॉरिटी से डर तो है, पर इतना भी नहीं कि हम नॉर्थ कोरिया हो गए या हो जाएंगे। जो संविधान के नाम पर छाती पीटते हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में, उनको ये बताना चाहता हूँ कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को देता है। और सुप्रीम कोर्ट कौन कानून कैसा होगा ये सुप्रीम कोर्ट व्याख्या कर सकती है।
ये सब चुनावी जुमले हैं जो नेता चुनाव आने पर बोलते रहते हैं। वो दोनों पक्ष के हैं, दोनों कुछ ना कुछ विचारधारा को ऐसा प्रोपोगेट करते हैं कि जैसे वही महान है। इसलिए मेरा मानना है कि लोगों को अपने विचार और अपने सोच समझ से अच्छे व्यक्ति को चुनकर वोट देना चाहिए, ताकि हम अच्छी सरकार और अच्छा समाज का निर्माण कर सकें। ठीक है, किसी के बातों में आकर मैनिपुलेट होकर नहीं, ठीक है, कि कोई कह दिया कि भाई वो बढ़िया है या ये बढ़िया है, ऐसे देकर नहीं, अपने विचार को सोच कर समझ कर तभी हम अच्छी सरकार को चुन सकते हैं। आखिर आप लोग महान हैं, आप लोग जानते हैं कि क्या करना क्या नहीं करना है। जय हिंद।